जय हिंद बेटा। सुमित्रा नंदन पंत की दो कविताएं हैं, भारत माता और आ धरती कितना देती है। थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ाया भी था ये भारत माता, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या उसमें से रह गई थी, इसलिए मैं दोबारा ये कविता आपको करवा देता हूँ। भारत माता, इसके अंदर कवि ने आज़ादी से पहले भारत के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। भारत माता को ग्राम वासिनी गाँव में निवास करने वाली कवि ने बताया है। भारत माता ग्राम वासिनी, कवि कह रहा है कि भारत माता है वो गाँव में निवास करती है। भारत माता गाँव में रहने वाली है, अर्थात भारत गाँव का देश है। खेतों में फैला है श्यामल, हरे भरे खेत भारत माता का आंचल हैं। धूल भरा सा मैला आंचल है जो धूल से सना हुआ और मैला है। गंगा यमुना में आंसू जल है, गंगा और यमुना नदियाँ नेत्रों से बहने वाले आंसू हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, वह मिट्टी की बनी हुई नारी उदास और शांत है। आगे हैं, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अध्रु में चिर नीरव रोदन। कवि कह रहा है कि भारत माता के नेत्रों से दीनता प्रकट हो रही है। वह बिना पलक झपकाए लगातार देख रही है, इससे उसकी उदासी प्रकट हो रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, उसके होठों में चिरस्थायी रुदन की स्थिति है। युग युग के तम से विसरण मन, और उसके ओठों की ओर देखने से लगता है कि लंबे समय से उनका मन विषाद से छाया हुआ है, दुखों से छाया हुआ है। वह अपने घर में प्रवास नहीं, वह अपने घर में रहते हुए भी जैसे विदेश में रह रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। 30 कोटि संतान नग्न तन, कवि कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत कि भारत माता है वो पराधीन है और उसकी 30 करोड़ संतानें अर्थात भारतीय जन वस्त्रों के अभाव में नंगे घूम रहे हैं। अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे शोषण के शिकार हैं तथा असुरक्षित हैं। वे भूखे असभ्य तथा बिना पढ़े लिखे हैं, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन हैं, गरीब हैं, नतमस्तक तथा पराधीनता के कारण उनका मस्तक है वो झुका हुआ है। तरुतल निवासिनी, और इस प्रकार भारत माता है वो पेड़ों के नीचे निवास करने वाली है। भारत माता पेड़ों की छांव में रहने को आज क्या है, विवश है। स्वर्ण सस्ये पर पदतल लुंठित, भारत माता सुनहरी फसलें पैदा करने वाली है, किंतु उसको दूसरों के पैरों पर लेटना पड़ता है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, वह पराधीन है, इस कारण धरती के जैसा सहनशील मन होने पर भी उसका मन कुंठा और निराशा से भरा रहता है। क्रंदन कंपित अधर मौन विस्मित, उसके चीख पुकार से कांपते हुए होठों के नीचे शांत मुस्कुराहट छिपी हुई रहती है। राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी, राहु से ग्रस्त शरतकालीन चंद्रमा जिस प्रकार निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी हंसी भी कैसी पड़ गई है, फीकी पड़ गई है। चिंतित भ्रकुटे क्षितिज तिमिरांकित, आगे कवि कह रहे हैं कि भारत माता की भौहें अंधकार से ढके हुए क्षितिज के समान चिंता से ग्रस्त हैं। नमित नयन नव्य वाष्पाच्छादित, बादलों से ढके आसमान के समान उसके नेत्र आंसुओं के अंदर डूबे हुए हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, उसके मुख की शोभा छायाग्रस्त चंद्रमा के समान है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, गीता का ज्ञान विश्व को कराने वाली भारत माता आज अज्ञान से ग्रस्त है।
सफल आज उसका तप संयम, आज उसका वर्षों का तप तथा संयम सफल हो गया है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, वह गांधी जी की अहिंसा का अमृत के समान मधुर दूग्ध अपनी संतान को पिला रही है। हरति जनमन भय भव तम श्रम जग जननी जीवन विकासनी, इससे भारतीय लोगों के मन से भय दूर हो रहा है, उनका अज्ञान और थकावट नष्ट हो रही है। भारत माता जगत की जननी है, वह जीवन को विकसित करने वाली है। भारत माता ग्राम वासिनी और भारत माता गांव में रहने वाली है। ये भारत माता कविता हो गई बेटा। दूसरी कविता है धरती कितना देती है। धरती कितना देती है। आ धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। कवि कहता है कि धरती से हमको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बचपन में कवि ने छिपकर ज़मीन में पैसे बो दिए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। कवि कह रहा है कि एक बार मैंने बचपन में घर वालों से छिपकर के धरती के अंदर पैसे बो दिए थे। किस लिए? सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उसने सोचा था कि इन पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, उन पेड़ों पर रुपयों की कलदार फसलें पैदा होंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा तथा उसके पास बहुत सा धन हो जाएगा और वह फल फूल कर मोटा हो जाएगा तो धनवान सेठ बन जाएगा। ये सोच करके यानी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कवि ने धरती के अंदर क्या बोए थे? पैसे बोए थे। पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अनुपजाऊ भूमि में बोए गए रुपयों में से एक रुपया भी नहीं उगा। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, उसने एक भी पैसा नहीं उगाया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। कवि ने जो सेठ बनने की कल्पना की थी वह फलीभूत नहीं हुई, उसके सपने साकार नहीं हुए। कवि निराश हो गया और कुछ दिन तक प्रतीक्षा करता रहा कि पैसे उगेंगे। मैं हताश हो बाट जोता रहा, दिनों तक निराश हो गया और बहुत दिनों तक इंतजार करता रहा, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछा करके। जिस प्रकार किसी सम्माननीय मनुष्य के आने पर उसके रास्ते में कपड़ा बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार कवि अपनी बचपन की कल्पना में डूबकर रुपयों के उगने और पौधे बनने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कभी बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था। रुपए उगकर पौधे नहीं बनते, उसने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। रुपयों के रूप में उसने ममता और तृष्णा को बोया था, जो कभी सफल नहीं हो सकती। अर्धसती है राती निकल गई तब से। कभी कहता है कि बचपन की उस घटना को हुए जीवन के 50 वर्ष बीत गए हैं आज। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। अनेक बार बसंत और पतझड़ की ऋतुएं आई और चली गई। ग्रीष्म तपे, वर्षों फूली, सर्दें मुस्काई। अनेक बार ग्रीष्म ऋतु में खूब गर्मी पड़ी, वर्षा ऋतु भी अनेक बार आई और पेड़ पौधे फले और फूले हैं। शीशी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। वर्षा के उपरांत शरद का हल्का हल्का ठंडा मौसम आया और चला गया। अनेक हेमंत ऋतु भी आई और चली गई। जब तेज सर्दी के कारण मुंह से शीशी की आवाज़ें निकलती हैं, तरु झरे खिले वन हेमंत ऋतु में अनेक बार आई और शरीर बर्फीली ठंड से कांप उठा। इस प्रकार अनजाने में ही पिछले 50 वर्ष मेरे बीत गए। ओ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। फिर भी एक बार काले बादल पृथ्वी पर जल बरसाने लगे, जिसके कारण धरती पर घना अंधकार छा गया। धरती की सतह गीली हो गई थी। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गिल्ली तय में यूं ही उंगली से सहलाकर सेम बीज के दबा दिए मिट्टी के नीचे।
धरती की सतह गीली हो गई। कवि ने जिज्ञासापूर्वक अपने आंगन की गीली मिट्टी को उंगली से कुरेदा और उसके नीचे सेम के बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों, उन बीज के रूप में उसने धरती के आंचल में मूल्यवान रत्न जैसे बांध दिए हों। फिर मैं भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि पंत जी कह रहे हैं कि वह ये बात भूल गए कि उन्होंने अपने घर के आंगन में सेम के बीज बोए थे। उस बात को वो भूल गए। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। और घटना बहुत मामूली थी, इस कारण उसको याद रखने की भी कोई विशेष बात नहीं थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। लेकिन एक दिन शाम के समय मैं अपने घर के आंगन में घूम रहा था, अचानक मैंने जो देखा उससे वह मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, सुध बुध खो बैठा, ता आश्चर्यचकित हो गया। कैसे हो गया? क्या देखा? देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि आंगन में अनेक नए छोटे पौधे उगाए हैं। वे पौधे उनके छोटे छोटे छात लगाए हुए आगंतुकों के समान प्रतीत हो रहे थे। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। कभी उनको छाते अथवा विजय की घोषणा करने वाले झुंड भी कह सकते हैं, अथवा अपनी छोटी छोटी प्यारी हथेलियाँ फैला रखी थी या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे। कुछ भी कहें, किंतु वे हरे भरे तब प्रसन्नता से भरे। पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। वो छोटे पौधे चिड़िया के अंडे फोड़कर बाहर निकले और पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक बच्चों के जैसे प्रतीत हो रहे थे। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। कभी अपने घर में उगे हुए सेम के नए पौधों को कुछ देर तक लगातार देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले सेम बीज के रोपे थे मैंने आंगन में। अचानक उसको याद आया कि कुछ दिन पहले उसने आंगन में सेम के बीज बोए थे और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्वश, और वे आज छोटे छोटे पौधे के रूप में उग आए थे। छोटे पौधों की ये सेना कवि के नेत्रों के सामने गर्व के साथ खड़ी थी और मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। और छोटे छोटे नाटे पैर पटक करके मानो वह कह रही है। कवि उनको देखता रहा। तब मैं उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। कभी उनको देखता रहा, धीरे धीरे वे पौधे असंख्य पत्तियों से लद गए और उनके अनेक झुरमुट छोटे छोटे तंबू की तरह तन गए। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। हरे भरे चंदोवे हैं, समूह है, वो तैयार हो गए। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा। सेम की बेलें एक दूसरे से लिपट करके आंगन में फैल गई और लहराने लगी। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। वे सुरक्षा के लिए लगाई गई पेड़ पौधों की दीवार का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वे हरे रंग के सैकड़ों ऊपर की ओर फूटने वाले झरनों के समान प्रतीत हो रहे थे। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि कहता है कि बेलों की तेजी के साथ विकसित हुई तो कवि ने देखा कि परिवार किस तेजी से बढ़ता है।
छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। वह देख करके कवि इतना विस्मित हुआ कि कुछ भी बोल नहीं सका। उन हरी हरी लहराती बेलों पर तारों के समान बिखरे हुए, पौधों से लिपटे हुए छोटे छोटे फूल अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। जागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। अमावस्या के हंसमुख के आकाश की तरह लग रहे थे। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, अथवा किसी स्त्री की चोटी में गुंथे मोतियों के समान वो प्रतीत हो रहे थे, अथवा वे किसी सुंदरी की साड़ी के पल्ले में गाड़े हुए फूलों के समान प्रतीत हो रहे थे। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। उस समय पश्चात इन फूलों से फलियां पैदा हुई। वे असंख्य थी। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, भी अत्यंत प्यारी लग रही थी। पतली चौड़ी कलियां, उप उनकी क्या गिनती। बेलों में अनगिनत पतली चौड़ी फलियां लद गई थी। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी। वे फलियां उंगलियों के समान लंबी थी। वे लंबी लंबी तलवारों के समान थी। वे पन्ने से बने गलहारों की तरह थी। झूठ न समझे चंद्रकलाओं से नित बढ़ती। कवि कहता है कि उनके इस कथन को झूठ न समझा जाए। ये फलियां चंद्रमा की किरणों के समान नित्य बढ़ती थी, रोजाना बढ़ती थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल। वे सच्चे मोतियों की लड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। इन फलियों के झुंड बेलों पर लटके थे, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचियाँ तारों से। वे आकाश में पूर्व दिशा में उगने वाले झिलमिलाते कचपचिए तारों के समान प्रतीत हो रही थी। इतनी फलियां टूटी जाड़ू भर खाई। कवि कहता है कि सेम की बेलों पर पैदा होने वाली जो फलियां थी वो असंख्य थी, अधिक मात्रा में थी। उन पर इतनी अधिक फलियां लगी कि पूरी सर्दी के मौसम के अंदर खाने पर भी वो समाप्त नहीं हुई। सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के। घर घर सुबह शाम इन फलियों की सब्जी बनाई गई। कवि ने उनको अपने पास रहने वाले पड़ोसियों जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। जान पहचान वाले तथा अनजान लोगों के अंदर भी उनको बंटवाया। बंधु बांधु मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। फलियां इतनी अधिक थी कि मित्रों, भाइयों, परिवार वालों, अतिथियों, भिखारियों ने दिन रात मन भर करके उनको खाया। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। मोहल्ले के रहने वाले सभी लोगों ने उन फलियों को खाया। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कहता है कि ये धरती हमारी माता है। ये अपनी प्यारी संतान की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जी भर कर के चीज़ें प्रदान करती है। ये धरती हमको बहुत कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। कभी धरती माता की इस महिमा को बचपन में समझ नहीं पाया था। बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर और उसने लोभ में पड़कर और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धरती में पैसे बोए थे। कभी ये समझ गया है, रत्न प्रविशनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। कभी कह रहा है कि धरती है वो रत्नों को जन्म देने वाली है, अनेक रत्न पैदा करने वाली है। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, किंतु सही बीज बोकर ही उससे अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं। जिसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। कवि कहता है कि मनुष्य इस धरती में सच्ची ममत्व भाव के बीज बोए हैं। वह इसमें लोगों की काम करने की सामर्थ्य के बीज बोए हैं। इसमें मानवता समता के दाने बोने हैं। इस मनुष्य इसमें मानवता के ममता के बीज बोए। यदि वह ऐसा करेगा
जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। यदि वह ऐसा करेगा तो मिट्टी से मूल्यवान फसलें उत्पन्न होंगी। मनुष्य के परिश्रमपूर्ण जीवन से सभी दिशाएं हंस उठेंगी। जिसके उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। जब मनुष्य श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो चारों दिशाएं हैं वो हंसने लगेंगी। कवि कहना चाहता है, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कह रहा है कि लोगों को धरती पर एक दूसरे के प्रति ममता की भावना का विकास करना चाहिए। अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। मनुष्य के बीच समानता का भाव उत्पन्न करना चाहिए। जब लोगों में परस्पर प्रेम होगा तब वे कार्य करने में उत्कृष्ट और उन्नत होंगे। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। ये बेटा आपकी दोनों कविताएं हो चुकी हैं। इनके अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। भारत माता कहाँ पे निवास करती है? ग्राम वासिनी। अब की बार छोटे प्रश्न हैं वो थोड़े ज़्यादा आएंगे। कविता लिखते समय भारत माता की संतानों की संख्या कितनी बताई गई है? 30 करोड़। तो छोटे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से याद करने बेटा, ठीक है।